हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। आज इस लेक्चर में बेटे हम लोग ख़त्म करने वाले हैं आपके छठे चैप्टर को। काफ़ी लंबा ये चैप्टर रहा है और आज हम लोग विविध प्रश्नावली के जो बाकी बचे हुए सवाल हैं, अब तक के जो पहला लेक्चर इससे आया था उसके अंदर हमने 6 सवालों का सॉल्यूशन आपको दिया था। तो बेटे 7वें सवाल से हम लोग बात करते हैं और 7वें सवाल में क्या कह रहा है उसको ज़रा देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। किताबें सब लोग अपने पास रखेंगे तो बेहतर रहेगा, चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त और एक वर्ग, दो चीज़ें हैं, के परिमापों का योगफल जो है वो k है। ठीक है, एक हमें कहा गया है वृत्त है, ठीक है ना। एक तो कहा गया है एक वृत्त है मेरे पास में, ठीक है, ये कोई वृत्त है, और एक है वर्ग। एक क्या है बेटा, वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उनके परिमापों का योगफल k है। ठीक है, परिमाप मैं बता दूंगा अभी क्या होता है। सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफलों का योग निम्नतम है। अब क्षेत्रफलों का योग हमें निम्नतम दिखाना है जब वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है। ठीक है ना, जब वर्ग की भुजा, ठीक है ना, जो इसकी भुजा को अगर हम लोग x मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या को हम अगर r कंसीडर कर लेते हैं, तो हमें दिखाना है कि x जो है वो 2r के बराबर होगा जब इनके क्षेत्रफलों का जो योग है वो निम्नतम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, सवाल इजी है, एक फंक्शन बना लेंगे क्योंकि क्षेत्रफलों का योग निम्नतम कह रहा है तो एक फलन बनाना पड़ेगा जिस पर हम उच्चिष्ट निम्निष्ट वाला, उच्चतम और निम्नतम वाला काम करेंगे, मैक्सिमम मिनी वाला, मिनिमा वाला। ठीक है ना। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं बेटे कि माना वृत्त की जो त्रिज्या है r तथा जो हमारा वर्ग है, वर्ग की जो भुजा है उसको x कह लेते हैं, x है जो कि चित्र में दिखाया है। तो हमें कहा गया है कि वृत्त का जो परिमाप होगा, वृत्त का परिमाप प्लस वर्ग का परिमाप, उन दोनों का योगफल k है। उन दोनों का योगफल क्या है, k है। अब आप सोचिएगा वर्ग का परिमाप का मतलब क्या है कि इसकी बाहर की पूरी जितनी भी हमारे पास में बाउंड्री है, परिधि, ये कहेंगे इसकी परिधि है उतनी, तो 2 पाई r इसकी परिधि हो जाएगी कि 2 पाई r प्लस वर्ग अगर हमने x भुजा ली है तो 4x आ जाएगा, इज इक्वल टू k, इज इक्वल टू k। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है ना। तो चाहो तो आप इसको इक्वेशन अभी 1 बना के छोड़ दो। ठीक है ना, जैसा भी होगा फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्षेत्रफलों का योग, ठीक है ना, क्षेत्रफलों का योग में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, क्षेत्रफलों का योग, और उस योग को बेटा मैं a कह लेता हूं। वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होगा x स्क्वायर। अब चूंकि हमें इसको ही निम्नतम करना है तो मतलब इसी का हम लोग किसी, देखो इसके अंदर दो चर हो गए r और x, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, किसी एक का हमें यहाँ से इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा ताकि हमारा ये a जो है किसी एक चर में बने और हम द्वितीय अवकलज विधि लगा करके इसको निम्नतम सिद्ध कर दें। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समीकरण 1 को एडजस्ट किया जा सकता है, इसको आप लोग कह लो आप समीकरण 2। तो आप एक काम करो, समीकरण 1 से ले लो, आप पहले समीकरण 1 से हल कर लो। समीकरण 1 से आप x का मान निकालो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उधर पहुँचा दे रहा हूँ, तो 4x इज इक्वल टू आ जाएगा k माइनस 2 पाई r बटे, देखो 2 पाई r आ जाएगा। अब ये 4 है, इसको मैं यहाँ से हटा लूँगा तो ये 4 बटे में आ जाएगा। इतना क्लियर है। समीकरण 1 से x इज इक्वल टू इतने को हम किस में रख दें, समीकरण 2 में। समीकरण
2 में रखने पर, तो जब 2 में रखेंगे तो हमारा ए, मैं थोड़ा सा इधर से लिखना शुरू करूँगा, ए होगा ए आर एस पाई आर स्क्वायर को कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एक्स स्क्वायर कितना है, यानी कि आपका जाएगा के माइनस 2 पाई आर अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, या इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस समझ में आ रहा ना भाई? ऐसी कोई बात अब तक हुई नहीं है जिसमें हम लोग परेशान हो जाए। ठीक है बेटा? ठीक है। तो देखो ये तो हो जाएगा 1/16, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे k माइनस 2 पाई आर का होल स्क्वायर। चाहो तो a का मान थोड़ा सा और सही कर लो, पाई आर स्क्वायर को कुछ ना कहो, 1/16 रखो यहाँ। इसका फॉर्मूला खोलो ताकि अवकलन करने में इजी रहे। तो के स्क्वायर प्लस के 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, माइनस के 2ab, तो 4k पाई आर, 4k पाई आर। तो बेटा अब इसको एक काम करो, यहीं पे अवकलित कर लो, यहीं पे क्या कर लो, अवकलित। तो यहाँ पे कर लो आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करेंगे तो डी ए बटे डी आर आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर प्लस 1/16 जो का तू रहेगा, ब्रैकेट के अंदर अवकलन करेंगे, के तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर बचेगा, आर का हो जाएगा 2r। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 2r आएगा ना, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 8 पाई स्क्वायर आर माइनस के, ये बचेगा केवल 4k पाई, 4k पाई। फाइनली आप अगर ध्यान से, ये क्या चीज़ है, 8 है ना ये, हाँ ठीक है बेटा। इसको थोड़ा ढंग से अगर लिखोगे तो डी ए ओवर डी आर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई आर प्लस 1/16, 0 को हटा लो तो आ जाएगा बेटा 8 पाई स्क्वायर आर माइनस 4k पाई। अच्छा, हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट निकालना है, इसको इक्वेशन नंबर कह लो 3rd। तो हमें एक बार वो भी तो निकालना पड़ेगा ना, पॉइंट पॉइंट तो निकाल लेंगे, d2a ओवर डी आर स्क्वायर है ना, डबल डेरिवेटिव भी तो 25 बताएंगे। तो एक काम कर लो ना, यहीं पे अवकलन कर लो एक बार और, ठीक है, यहीं पे आप लोग अवकलन कर लो एक बार और, बाद में भी करना है, अभी फिर से करना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, पॉइंट बाद में निकाल लें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्या करेंगे, समीकरण जो हमारी 3 बनी है, ठीक है, का हम लोग क्या कर रहे हैं बेटे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन। तो मेरे पास जो मिलेगा मुझे, वो मिलेगा d2a ओवर डी आर स्क्वायर, जिस पर हम चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पे 2 पाई बचेगा, r का हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 2 पाई प्लस 1/16 बाहर रहेगा ही रहेगा यहाँ पर, यहाँ पे r का हो जाएगा 1, केवल 8 पाई स्क्वायर बचेगा, 8 पाई स्क्वायर बचेगा, माइनस का 0, माइनस का 0। तो यार इसमें तो कहीं r का जिक्र भी नहीं है, तो d2a ओवर डी आर स्क्वायर जो आ गया हमारे पास में 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर बटे 2, जो कि पॉजिटिव है ना। तो इसमें तो ये पहले दी क्या गई, तो ये तो हर x के हर एक मान के लिए पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, हर मान के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव है ना, ठीक है ना। तो अब आप एक काम कर लो, पहले
कि पॉइंट निकालने के डी ए ओवर डी आर को बेटा आप 0 रख लो। इक्वेशन नंबर 1 को 0 रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर। अब सिर्फ ये पोर्शन है कि भुजा का 2 गुना वाला केस है, क्योंकि ये हमने दिखा दिया निम्नतम तो ये होगा ही होगा, ये तो होगा निम्नतम होगा ही, क्योंकि पॉजिटिव आ गया है d2a ओवर डी आर स्क्वायर, तो निम्नतम तो हो ही गया है। तो 2 पाई आर प्लस 1/16 साथ में 8 पाई स्क्वायर आर, 8 पाई स्क्वायर आर माइनस 4k पाई बराबर आ जाएगा 0। ये यहाँ से आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 पाई आर प्लस, देखो 8 से 2 बार कटेगा तो पाई स्क्वायर आर बटे 2 माइनस 4 चौक 16 तो k पाई बटे 4 बराबर 0। यहाँ से आप r कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर बटे 2, ठीक है ना। पाई स्क्वायर बटे 2 अगर आप देखेंगे ठीक है, पाई स्क्वायर बटे 2 बराबर आ जाएगा k पाई अपॉन 4। अब देखो यहाँ से पाई भी कॉमन निकल सकता था वैसे, तो आप लोग r पाई अगर कॉमन निकालोगे तो यहाँ केवल 2 बचेगा, यहाँ से निकल जाएगा और इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो r का जो मान होगा वो k बटे 4, इसका एलसीएम ले लो 4 पाई, ठीक है ना। देखो r इंटू से लिख लो आप 4 प्लस पाई बटे 2 इज इक्वल टू k पाई बटे 4, ये से 2 बार कट जाएगा। तो r का जो मान है वो आ जाएगा k बटे 4 प्लस पाई इंटू 2, ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। ये किसका मान आ जाएगा बेटा हमारे पास में, ये हमारे पास r का मान आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया बेटा, r का मान आ गया है, ठीक है बेटा। तो r का मान निकालने के बाद में हमें पता है एक बात तो क्लियर सी है, चूंकि हमने भी अभी देखा है पहले कि d2a ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू जो है वो तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब अतः हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट निकला है हमारा x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू k अपॉन 2 इंटू 4 प्लस पाई पर a जो है वो निम्नतम है, a यानी क्षेत्रफलों का योग जो है वो निम्नतम है। बिल्कुल ठीक बात है, निम्नतम है। अब मेनली हमें क्या करना है बेटा, हमें तो x और r में रिलेशन निकालना है। तो आप समीकरण 1 का सारा ले सकते हो, यहाँ से k का मान समीकरण 1 से उसमें रख दो। अब हम क्या करेंगे, हमें तो निकालना कि जो r है वो 2x के बराबर है। क्या कहा उसने, वृत्त की जो देखो जब वर्ग की भुजा जो x होती है वो त्रिज्या की 2 गुनी होती है, यानी कि ये 2r दिखाना, मुझे तो ये दिखाना है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, k को भगा दूंगा समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से r बराबर आ जाए, k का मान आप रखिए कितना है बेटा, 4 पाई r प्लस 4x अपॉन 2 4 प्लस पाई। मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है बेटा, ओके। चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इतना ही तो है, क्योंकि ये है ना, इसको जब इधर लेके आएंगे तो 2r, ठीक है, 2r इंटू 4 प्लस पाई बराबर आ जाएगा 2 पाई r प्लस के 4x। मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 8r प्लस 2 पाई r इज इक्वल टू 2 पाई r इज इक्वल टू 4x, सॉरी प्लस 4x। 2 पाई r से 2 पाई r कट जाएगा, 8r इज इक्वल टू आ जाएगा 4x के
या 2r इज इक्वल टू आ जाएगा x के, या x इज इक्वल टू आ जाएगा 2r। तो इससे क्या दिख रहा है कि जो वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा बराबर 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, जो कि हमें करना था सॉल्व ऐसे ही। ठीक है मास्टर साहब, चलिए जी अब हम बेटे बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 था, तो 8वें पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं 8वें क्वेश्चन की। तो देखिए क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है ये भी। ठीक है, जैसे पहले वाला सवाल था, भाई साहब कह रहे हैं कि किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की, किसी आयत के ऊपर बनी हुई अर्धवृत्त के आकार की खिड़की, ठीक है, का एक संपूर्ण का जो संपूर्ण परिमाप है वो 10 मीटर है। मुझे समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है, आगे पढ़ता हूँ। पूर्णतः खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमाएं ज्ञात करनी है। देखो इसने हमें फंक्शन की नहीं समझ में आ रहा कि हम उच्चतम निम्नतम किसे करेंगे और किसके लिए हम लोग प्रथम अवकलज विधि या द्वितीय अवकलज विधि का प्रयोग करेंगे। इसमें उसने बात कही है कि खिड़की से अधिकतम प्रकाश, है ना। देखो अधिकतम प्रकाश का मतलब, देखो खिड़की जितनी खुली होगी ना, खिड़की का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही प्रकाश एंट्री करेगा। खिड़की बड़ी होगी तो ज़्यादा प्रकाश आएगा, खिड़की छोटी होगी तो कम प्रकाश आएगा। मतलब क्या है, अधिकतम प्रकाश लाने के लिए अधिकतम क्षेत्रफल चाहिए, है ना। निम्नतम प्रकाश लाने के लिए कम से कम क्षेत्रफल चाहिए। तो सारा खेल क्षेत्रफल का है और किसी चीज़ का नहीं है। एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उसे समझाते हैं। भाई साहब कह रहा है कि एक आयत है, अब खिड़की नुमा बनाना है तो थोड़ी सी आयत की लंबाई, इस तरीके से आयत, खड़ा हुआ आयत बना रहा हूँ इस बार, और इस आयत के ऊपर एक अर्धवृत्त है, इस तरीके से एक अर्धवृत्त है, ये वाला आधा वृत्त है, पूरा वृत्त नहीं है, है ना, समझ रहे हो ना। इसके ऊपर इस तरह की खिड़कियाँ आपने बहुत देखी होंगी, एक अर्धवृत्त है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसका संपूर्ण परिमाप तो, लेकिन सबसे पहले आप एक बात सुनो, हम थोड़ी सी विमाएं इसकी मान लेते हैं। सपोज कर लो बेटा कि इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है उसको मैं r कह लेता हूँ, तो ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी होगी, 2r। तो नीचे वाली जो इस आयत की जो नीचे वाली भुजा होगी, लंबाई कह लो जो चौड़ाई कह लो, वो हमारे पास में 2r आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। इसका कोई आइडिया नहीं है कि ये कितनी होगी, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ये भी x और ये भी, क्योंकि वृत्त के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं बेटे, बराबर होती हैं, ठीक है ना आपके पास में। तो अब सुनो, इसका परिमाप क्या बनेगा। परिमाप से पहले थोड़ा लिख लेते हैं कि क्या क्या हमने माना है। कि माना अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है उसको तो मान लेते हैं हम लोग r, तथा आयत की ये लंबाई, चौड़ाई मान लो, या चौड़ाई मान लेते हैं हम लोग, चौड़ाई, इस चौड़ाई को हम लोग x है ये कह लेते हैं, x है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब बात सुनो, जो हमें परिमाप दिया गया है, संपूर्ण परिमाप, संपूर्ण, इसको बहुत ध्यान से समझना इस बात को, परिमाप वो कितना दिया गया बेटा, ध्यान से देखो, 10 मीटर भाई साहब दे के बैठे हैं, ठीक है, 10 मीटर आपको दिया गया है। संपूर्ण परिमाप का मतलब क्या होगा कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, देखो संपूर्ण परिमाप समझो। अब परिमाप का मतलब है, परिमाप में ये वाली साइड काउंट नहीं होगी, ये यहां से अगर पकड़ा जाए तो पहले देखो ये कितनी होगी। देखो वृत्त की पूरी परिधि जो होती है बेटे वो होती है 2πr, अगर त्रिज्या r है तो। और अगर हम इसकी आधा, क्योंकि अर्धवृत्त की जो निकालेंगे तो बट्टे 2 करना पड़ेगा, तो आ जाएगा πr, मतलब इसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक की आ जाएगी πr। कितनी आ जाएगी बेटे, πr। ये पूरी की पूरी जो लेंथ है यहां से यहां तक की आ जाएगी πr। फिर हम क्या करेंगे, उसमें x जोड़ेंगे, और चूंकि ये 2r है तो ये 2r जोड़ी जाएगी और ये भी x इसमें जोड़ी जाएगी, तब परिमाप इसका निकलेगा। तो मतलब πr प्लस x प्लस 2r प्लस x, है ना, यही तो हमें 10 दे रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो πr प्लस 2r
प्लस 2x इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहां से अगर आप चाहो तो x का मान निकाल लो, क्योंकि x का मान हमें निकालना फिर भी पड़ेगा बाद में भी। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, r कॉमन निकाल लेते हैं, पाई प्लस 2 बचेगा यहाँ, प्लस के 2r इज इक्वल टू 10। या आप देखें 2r इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में 10 माइनस r इंटू पाई प्लस 2। क्या करा मैंने, इसको उधर ले गया, तो यानी कि 2 से अगर मैं भाग करूंगा तो बेटे r का जो मान है, सॉरी x का जो मान है, सॉरी किसका मान है ये, x का जो मान है, x का जो मान है, x का मान आ जाएगा 10 माइनस r और पाई प्लस 2 बटे कितना 2। इसको आप यहीं छोड़ दो, इसको आप समीकरण एक बना के भी छोड़ दो, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो खिड़की का क्षेत्रफल देखो आप कितना होगा, खिड़की का क्षेत्रफल वो बराबर होगा जो आपका अर्धवृत्त है का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं थोड़ा इधर लिखूंगा ताकि उधर जगह बची रही, काम बहुत ज्यादा करना है इस क्वेश्चन में। अर्धवृत्त का जो अर्धवृत्त पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधे का कितना हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर बटे 2, प्लस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इसकी 2r है, चौड़ाई इसकी x है, तो ये हमारा a बन जाएगा, इसको क्षेत्रफल को हम a कह देंगे। अब यहां से अगर हम देखें a बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 2, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ पे है 2r। देखो x को यहां से बदल दो, अब आप x का मान ये भर दो, कितना आ जाएगा 10 माइनस r इंटू पाई प्लस 2। ठीक है बेटा, बटे 2, और ये कहां से हुआ, ये समीकरण 1 से हुआ। ठीक है, इस 2 से 2 खत्म हो जाएगा, या ना करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, a का मान आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2 प्लस इस r की मल्टीप्लाई अंदर करो, 10r माइनस r स्क्वायर पाई प्लस 2। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार अवकलित कर लेते हैं ताकि हम लोग उच्चतम निम्नतम की चर्चा कर पाए। ठीक है ना, आपके पास में अधिकतम प्रकाश के लिए हमें इसको नेगेटिव करना पड़ेगा ना, इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग r के सापेक्ष अवकलित कर लेते हैं, r के सापेक्ष अवकलन करने पर जब r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA बटे dr बराबर किसके हो जाएगा, यहां पे देखो r स्क्वायर का हो जाएगा 2r पाई बटे 2 जो का तू 2r और पाई बटे 2 जो का तू, प्लस यहां पे देखो 10 बचेगा, r का हो जाएगा 1 माइनस 2r और पाई प्लस 2, यहां से ये कट जाएगा, तो जो dA बटे dr है बेटा वो आ जाएगा पाई r बटे 2, देखो माइनस बटे 2 नहीं आएगा ना, कट गया ना, तो केवल पाई r आ जाएगा, प्लस 10 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो 2 पाई r माइनस 4r। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसको थोड़ा और सिंपल कर लो, dA अपॉन dr इज इक्वल टू पाई r में से यह जगह 10 माइनस पाई r माइनस 4r। बात समझे नहीं आप लोग, 2 पाई r में से 1 पाई r घटा दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा अगर सही करना चाहो ताकि इजीली हम लोग काम कर पाए, 10 को जो काटू इसमें से आप r कॉमन निकालो तो पाई प्लस 4 है ना। तो अब क्या करेंगे, उच्चतम निम्नतम के लिए हम लोग क्या करते थे,
डी ए ओवर डी आर को शून्य रख लेंगे, तो मतलब 10 माइनस के आर इंटू पाई प्लस 4 को हमने 0 रख लिया, यानी कि आर इंटू पाई प्लस 4 इज इक्वल टू आपका 10 आ गया, यानी कि आर का मान आ जाएगा 10 अपॉन पाई प्लस 4। ये हमारा एक पॉइंट प्राप्त हो जिसको हम क्रांति बिंदु कहते हैं। अब एक बात और सुनो, एक बात और सुनो। अब हम देखो, हमने ये प्राप्त कर लिया है आर का मान, आर का मान इसमें भर देंगे तो हमारा एक्स का मान निकल आएगा। तो सीधी बात है, खिड़की विमाएं तो हम निकाल लेंगे, खिड़की विमाएं को तो हम लोग निकाल लेंगे। विमा का मतलब अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी वो हमने निकाल ली है। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी बेटा, ठीक है ना। और फिर हम लोग हमें दिखाना कि आयत की जो एक भुजा है वो कितनी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अधिकतम प्रकाश की बात कर रहा तो क्षेत्रफल को हमें अधिकतम दिखाना पड़ेगा। तो आप लोग जहां ये इक्वेशन बनाई होगी यहां पर, ठीक है, तो इसका हम लोग समीकरण 1 का नहीं, ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण जो 2 है उसका पुनः अवकलन कर देंगे। समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर तो यह आ जाएगा डी ए ओवर डी टू ए ओवर डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो 10 का 0 हो जाएगा और आर का 1 हो जाएगा, केवल माइनस का बचेगा पाई प्लस 4, और डी टू ए ओवर डी आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई बेटे वो आ गई हमारी माइनस का पाई प्लस 4, जो कि नेगेटिव है। चाहे आर का मान कुछ भी हो तो हम यहाँ एक लाइन लिख देंगे, आर इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4 पर ए अधिकतम है, अधिकतम है। तो हमने अधिकतम तो कह दिया भैया, अधिकतम है, यहां तक का काम हो गया। लेकिन हमें तो निकालने विमा, एक तो निकल ही चुकी है, आर का मान तो निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन अब एक्स का मान निकालेंगे हम लोग। किसका मान निकालेंगे बेटा, एक्स का मान निकालेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहां पर हम लोग समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में एक्स का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 10 माइनस आर का मान रखना पड़ेगा जो हमने निकाला है, और वो ये है यहाँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब आर का मान रखोगे, कितना है आर का मान कि 10 बटे पाई प्लस 4 इंटू पाई प्लस 2 और इसके भी बटे 2, इतना ही तो आएगा। इसको हल कर लो, बस एक आंसर तो ये आ ही गया है पहले से, एक और निकालना है इसको सॉल्व करके। इसका एलसीएम ले लें कि 10 पाई प्लस 4 माइनस 10 पाई प्लस 2 बटे 2 इंटू पाई प्लस 4। यहां से आप देखोगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 पाई प्लस 40 माइनस 10 पाई माइनस 20 बटे 2 इंटू पाई प्लस 4। 10 पाई से 10 पाई कट जाएगा, ऊपर बचेगा 20 बटे 2 इंटू पाई प्लस 4, ये कट जाएगा 10 बार। तो x की वैल्यू भी शायद सेम आ गई, पाई प्लस 4। तो एक विमा ये निकाल दी है हमने, और एक विमा हमने ये निकाल दी थी, r इज इक्वल टू 10 बटे, तो लिख सकते हैं पूरा का पूरा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त की त्रिज्या तो होगी 10 बटे पाई प्लस 4, और आयत की एक भुजा हो जाएगी 10 बटे पाई प्लस 4। और ठीक है, क्लियर है बेटा, ठीक है आपके पास में। लेकिन आप देखो, एक बात चीज ध्यान से देखो कि आपने क्या करा है, अभी अभी जो हमने करा है, हमने क्या क्या निकाल दिया है। हमने निकाल दिया है, इसकी त्रिज्या निकाल दी है r, ये वाली भुजा भी हमने निकाल दी है x, ये भी निकल गया। तो लेकिन हमें तो ये साइड चाहिए कि ये कितनी होती है, 2r होगी, क्योंकि ये भी r ये भी r, 2r। तो आपको नीचे वाली एक भुजा और दिखानी पड़ेगी जो कि 2r होगी, है ना। तो 2r कैसे निकलेगी, हम लोग r में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 20 बटे पाई प्लस 4। तो ये 3 भुजाएं आप इसकी मान के चल सकते हो, 1 2 3, ये 3 इसकी विमाएं बनेंगी, ठीक है। चाहे तो आप इसको नंबरिंग करके ABCD करके भी दिखा सकते हो। चलिए अब हम बट्टे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 9 की तरफ।
चले बेटा, हम लोग बात करते हैं 12वें सवाल की। इस एक्सरसाइज का ये कौन सा क्वेश्चन है बेटे? ये क्वेश्चन नंबर हम करा रहे हैं आपको 9th, है ना? कौन सा करा रहे हैं बेटे? 9th। पुरानी किताबों में 12वें सवाल का नंबर, इसका नंबर 12 होता था, तो इसलिए मैं पुरानी किताब से ही इस समय काम कर रहा हूँ, तो इसलिए गलती हो जाती है। तो भाई साहब क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, कि त्रिभुज की भुजाओं, ठीक है ना, से ए तथा बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है। मतलब क्या है कि एक, अगर हम लोग समकोण त्रिभुज कंसीडर कर लें इस तरीके से, तो एक कर्ण तो उसी में होगा ना, समकोण त्रिभुज में ही, ठीक है। इसको मैं नामकरण कर लेता हूँ, इसका ए, और ये कह देता हूँ बेटे बी है, और ये हमारे पास सी है। उसने कहा है क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए कि भुजाओं से ए और बी, है ना, तो भुजाओं से ए और बी का मतलब क्या है कि ए बी से, इस वाली भुजा से सपोज कर लो ए डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस कितनी है? ए है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, और इस भुजा से बी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है हमारे पास पी, इसको मैंने पी कह लिया। उसने यही तो कहा, ए और बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है, भुजाओं से इतनी डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है ना। और ये इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। आगे कह रहा, सिद्ध कीजिए कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई, है ना, कर्ण की न्यूनतम लंबाई, कर्ण की न्यूनतम लंबाई का मतलब ये कर्ण है, इसकी लंबाई जो है वो इतनी होगी, न्यूनतम वाला कम से कम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट को आप एम कह लो, इसको आप एल कह लो, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग एक एक्सप्रेशन बनाएंगे इसकी टर्म्स में, ठीक है, आपके पास में। तो कैसे एक चर हम किस तरीके से लेके चलते हैं, आप एक काम कर लो, मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा बेटा, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें लिख लें जरा, बहुत इजी हो जाएगा। देखो हल करता हूँ मैं, कि माना कि मुश्किल है, ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर, देखो मैं दोनों को एक ही साथ में लिख रहा हूँ, एंगल ए सी बी, ये वाला और ये वाला दोनों एक ही साथ लिख रहा हूँ, एंगल ए पी एल, एंगल ए पी एल दोनों को मैंने क्या कह दिया? थीटा, दोनों होंगे ही सेम। तो अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी ना, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो सवाल आप खुद से निपटा दोगे, कि अगर मैं उस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर मेरे को आधार पता है, कर्ण निकालना है, आधार पता है, कर्ण निकालना, तो कौन सा फॉर्म लगाएं? साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण पी ए। तो यानी कि पी ए जब निकालूंगा तो आ जाएगा ए सेक थीटा। देखो 1 बटे कॉस थीटा आ जाएगा ना, यहाँ 1 बटे कॉस को सेक कहते हैं, तो पी ए जो है हमारा, पी ए या ए पी कह लो इसको, ए पी जो है, ए पी वो ए सेक थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी एल में अगर हम लोग बात करें, वही बात कर लेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है ए अपॉन ए पी। यहाँ से दिस इम्प्लाइज ए पी का मान आप निकाल लोगे, जो मैंने निकाल के दिखाया है, ए सेक थीटा, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल और है नीचे की, ये बड़े वाला ट्रायंगल, छोटे वाला ट्रायंगल पी सी एम, एंगल पी सी एम में अगर हम लोग साइन थीटा कंसीडर करें, क्योंकि आपको पता है इस त्रिभुज के अंदर हमें लंब पता है, ये निकालना है। मैं ये दोनों चीज़ें क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे इन दोनों को जोड़ने से कर्ण की लंबाई मिल जाएगी, जिससे मुझे काम करना है। तो भैया साइन थीटा होता है कर्ण बटे पी सी बटे बी। तो इसको इम्प्लाइज करोगे आप, बी को उधर ले जाएगा बटे, तो बेटे पी सी का मान आ जाएगा बी कोसेक थीटा, बी कोसेक थीटा। तब हम क्या कहेंगे? तब कर्ण की जो लंबाई है, कि लंबाई को अगर मैं कुछ कह लूँ, कैपिटल एल कह लूँ, तो एल होगा कितना? ए पी
प्लस पी सी तो होगा, यानी कि जो एल का वैल्यू होगा एल हो जाएगा वो ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब बेटे ध्यान से सुनो, इसी को तो हमें करना है क्या, निम्नतम, है ना। तो इसका क्या कर लो, अब एक बार अवकलन कर लो कि डी एल ओवर डी थीटा निकाल लो। ए कौन सेक थीटा का अवकलन कितना होता है भैया, सेक थीटा और टेन थीटा। भैया आपको पता है ना डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या लिखते थे हम लोग, सेक एक्स टेन एक्स। ये फॉर्मूले भी अगले चैप्टर में बहुत काम में आएंगे, क्योंकि अगला चैप्टर समाकलन का है, बिल्कुल अवकलन से जुड़ा हुआ। प्लस बी जो का तू आ जाएगा, और कोसेक थीटा का होता है माइनस में आता है कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है बेटा, ये दोनों चीज़ें आ गई। अब एक काम कर लो आप, अब एक काम कर लो, पहले हम लोग क्या करते हैं, डी एल ओवर डी थीटा को 0 रख लेते हैं। तो यानी कि कहने की बात ये आ जाएगी कि ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा कॉट थीटा बराबर 0। या फिर आप एक काम करें, ए सेक थीटा टेन थीटा बराबर आ जाएगा बी कोसेक थीटा और कोट थीटा। कुछ अगर होता हो तो उसको साइन कोस में खोल के कुछ कट रहा हो, है ना, तो देखते हैं जरा। ये आ जाएगा ए 1 कॉस थीटा अगर सरो, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बी है ही है 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं कट रहा भैया, तो हमें भी टेंशन नहीं है इस बात की। देखो ये आ जाएगा ए साइन थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर बी कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप एक काम करो, थीटा के तो मान निकालना, तो साइन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर पहुँचा लो, कोस को उधर कोस को भी इधर ले आओ और बी को उधर ले जाओ। देखो क्या होगा, यह जाएगा साइन की क्यूब थीटा बटे कॉस की क्यूब थीटा बराबर बी अपॉन ए। आप लोगों को समझ में नहीं आया, मैंने क्या करा, इसको इधर ले आया तो क्यूब हो जाएगा, इसको बटे में ले आऊँगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा, और ए को उसके बटे में पहुँचा दूँगा। यह आ जाएगा मेरे पास में कि टेन की क्यूब थीटा बराबर बी बटा ए, या टेन थीटा बराबर आ जाएगा बेटा बी बटा ए की घात 1/3, है ना। यानी कि थीटा का मान आ जाएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए की घात 1/3। ठीक है ना आपके पास में। चलिए कोई बात नहीं, अब हमें देखना है, ये तो पॉइंट निकाल लिया, अब हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। किस जगह हमने अवकलन किया था उसको देखो, यहाँ पर इक्वेशन नंबर ये हमारी फर्स्ट है, तो समीकरण एक का पुनः अवकलन कर लेंगे। समीकरण एक का क्या करेंगे बेटे, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, तो जब पुनः अवकलन करेंगे बेटा, पुनः अवकलन करेंगे तो मेरे को मिलेगा क्या, मेरे को मिलेगा d2l ओवर डी थीटा स्क्वायर बराबर ए सेक थीटा टेन थीटा। तो ए को बाहर रखो, डिफ्रेंशिएट करना होगा, दो फंक्शन है सेक थीटा और टेन थीटा को, ऐसे ही माइनस यहाँ पर बी बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा थीटा के सापेक्ष हमें कोसेक थीटा और बेटे कोट थीटा को। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, घबराना नहीं है आप लोगों को, कुछ नहीं है, थोड़ा सा काम है, इजीली समझ में आ जाएगा। ए इसमें दो फंक्शन है, तो क्या करोगे, पहला जो का तुम दूसरे का डिफरेंशिएशन, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा जो का तुम, और सेक थीटा का अवकलन हो जाएगा सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है बेटा, ये तो हो गया पहले वाले का। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस, क्योंकि चित्र की जरूरत भी पड़ेगी इसलिए मैं मिटा नहीं सकता। कोसेक थीटा का अवकलन करो, पहले का अवकलन आ जाएगा माइनस का
कोसेक थीटा कॉट थीटा प्लस, लेकिन यहाँ पे कोट थीटा जो का तू भी तो रखना पड़ेगा ना एक भाई, इसका अवकलन इसको जो का तू रखा हमने, वो भले मुझे शुरू में रखना चाहिए था लेकिन आपको समझ में आना चाहिए इस चीज़ को। फिर क्या करना है बेटा, कॉट थीटा को रखेंगे हम लोग जो का तू, अरे कोट थीटा को तो रख लिया ना, कोसेक थीटा को आप जो का तू रखोगे और डिफ्रेंशिएट करोगे कोट थीटा को, तो कोट थीटा का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, नहीं है कैलकुलस के हैं, अवकलन के हैं। तो बेटे d2l ओवर d थीटा का स्क्वायर अगर हम ध्यान दें, इसको थोड़ा सही लिख लें कि a इंटू यह जाएगा सेक की क्यूब थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा, ठीक है ना। आप छोटा लिख रहा हूँ मैं, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? थोड़ा क्वालिटी बढ़ाओगे तो सब दिखेगा बेटा। तो पहला ब्रैकेट समाप्त देखो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी, तो उस माइनस को बाहर निकाल लेते तो प्लस हो जाएगा ओवरऑल, और अंदर बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा की क्यूब। अब हम लोगों को इस पॉइंट पे चेक करने की वैसे ज़रूरत नहीं है बेटा, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? चूँकि हमें पता है थीटा एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ से आएगी। थीटा कहाँ से आएगा बेटा? ज़ीरो से। चूँकि हम यहाँ लिख सकते हैं चूँकि कि जो थीटा है वो ज़ीरो से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। कन्फर्म सी बात है भाई। आप अधिक कोण है तो थोड़े यहाँ पे हमेशा न्यून कोण आएगा, ऐसी कंडीशन बनेगी नहीं कि अधिक कोण आ जाएगा। और यानी कि आपके पास में हम लोग बात कर रहे हैं प्रथम चतुर्थांश में। तो जब प्रथम चतुर्थांश में बात करते हैं सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं, तो सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, टेन थीटा का पॉजिटिव, सेक थीटा का यहाँ भी पॉजिटिव, कोसेक थीटा भी पॉजिटिव, कोट थीटा भी पॉजिटिव और कोसेक थीटा की क्यूब भी पॉजिटिव। तो सीधी सीधी बात है कि d2l ओवर d थीटा का जो स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव रहेगा। और अगर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे, तब हम कहेंगे, है ना, अतः हम ये बात कहेंगे कि थीटा बराबर, चाहे ये बात लिख दो, जब थीटा की वैल्यू हम लोग 0 से π/2 के बीच में लेते हैं तब हम क्या करते हैं बेटा, और ये वैल्यू 0 से उसके बीच में ही आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी ये भी थीटा की, कोई दिक्कत नहीं है। तब L जो है वो निम्नतम होता है। कैसा होता है? निम्नतम होता है। कैसा होता है बेटा? निम्नतम होता है। तो हमारा काम निम्नतम दिखाने का तो हो गया, लेकिन उसकी लंबाई हमें निकालनी है। अब निकालनी है हमें L। तो कैपिटल L थी कहाँ? ज़रा ध्यान से देखो, कैपिटल हमारी ये थी यहाँ, A सेक थीटा प्लस B कोसेक थीटा। अब मेरे भाई बात सुनो, आप लोग इस बात को ध्यान से सुनो। अगर मैं इसको इतना ही रखूं तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लूँ और इसको मैं थीटा कह दूँ, तो लंब बटे आधार, यानी कि आपके पास में लंब बटे आधार का मतलब हो जाएगा कि b की घात 1/3 लंब, और ये आ जाएगा a की 1/3, ये आ जाएगा आधार। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इधर वाले इसकी पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये वाली वैल्यू निकालूँ इधर वाली, ताकि मैं ये सेक और कोसेक का मान निकाल पाऊँ और इसमें रख करके L का मान निकाल पाऊँ, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा भैया? इसका स्क्वायर a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3। तो बेटा लिख लो, देखो a इंटू सेक थीटा कितना होता है? कर्ण बटे आधार। तो अंडर रूट a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3 बटे आधार कितना है? a की घात 1/3। ठीक है ना, कर्ण बटे आधार, क्योंकि आपको पता है कोसेक क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है ना, आधार बटे कर्ण। फिर यहाँ पर आ जाएगा लंब बटे, ठीक है ना, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारे पास में यही है, a की घात 2/3, b की घात 2/3 बटे b की घात
बी की घात कितना 1/3। ठीक है जी। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व करके आप आसानी से, उसने क्या कहा है वो निकाला जा सकता है जो उसने कहा है। ठीक है, तो बेटा मुझे उसे सॉल्व करना है बस अब, और आंसर आ जाएगा। मुझे अब आंसर बनाना है इसे सॉल्व करके। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। तो ये वाला पोर्शन मैं हटा दे रहा हूँ, उसका कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो L इज वॉट, L क्या है मेरे पास में, इसमें से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3 को कॉमन निकाल लो। अंदर जो बचेगा वो बचेगा a की घात 1/3 प्लस b की घात 1/3। L का जो वैल्यू है वो आ जाएगा a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3। जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा b की घात 1/3 प्लस b a की घात 1/3 बटे a की घात 1/3। और इससे कुछ बात बन पाएगी क्या? एलसीएम लेकर के कुछ बात बन रही है क्या? एलसीएम लेकर के क्या करना है इसका यार? आप सीधी सीधी बात है, ऊपर लेके जाओ तो a की घात 1 माइनस 1/3 प्लस b की घात 1 माइनस 1/3। समझे नहीं आप लोग? एलसीएम क्यों लेना था इसका? अंडर रूट ऑफ a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3, और यहाँ पर जाएगा a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3। भैया आधी घात ये रखी, एक घात ये रखी, दोनों चीज़ें सेम है भाई। इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब अंडर रूट का मतलब क्या है? इसकी घात 1/2 है। तो जब आप इसकी घातों को जोड़ोगे 1/2 को एक में जोड़ोगे, दोनों सेम चीज़ है, तो 2/3 प्लस b की घात 2/3 की घात आ जाएगी 3/2, और जो कि हमें ये प्रूफ इसने करवाया था। चलिए अब हम चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, ताकि जल्दी से इस एक्सरसाइज को समाप्त कर सकूं मैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है यार, मैं नंबर फिर वही डाल देता हूँ, नई किताब वाला। ये 10वां सवाल है एक्चुअली आपकी नई किताब से, ये पुरानी किताब का नंबर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि f(x) एक फंक्शन दिया गया है x-2 की घात 4 x + 1 की घात 3 के द्वारा प्रदत्त फलन f का स्थानीय उच्चतम, स्थानीय निम्नतम बिंदु, और अगर कोई नति परिवर्तन का बिंदु है तो वो भी निकाल के दिखाइए। तो बेटे मैंने जब एक्सरसाइज आपको 6.3 कराई थी तो उसमें तीसरे नंबर का सवाल बहुत जो समय लिया था उसको करने में मैंने, और समझाने में भी समय लगा था, क्योंकि मेन सवाल वही था, स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम का। तो आपको सेम मेथड प्रोसीड करना है। कौन से वाला? जो 6.3 में क्वेश्चन नंबर हमने 3 कराया था, वैसे ही आपको करना है। ऐसी कोई टेक्निकल चीज़ इसके अंदर नहीं है कि मैं इसमें समय लगाऊं, इसको आप आराम से कर सकते हो। सारी बातें हमने वहाँ बताई थी, तो उसी आधार पे ये बेटे सवाल हल होगा, क्योंकि सवाल करने में वो मुझे इंटरेस्टेड हूँ मैं इस विविध प्रश्नावली में, जिसमें कोई नई चीज़ मुझे बतानी पड़ रही हो। पुरानी चीज़ों को बार बार रिपीट करने से समय मेरा भी जाएगा, और आप तो खैर आपको खुद से करना चाहिए, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो मैं इस क्वेश्चन को बेटे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल प्रश्नावली 6.3 का 3 क्वेश्चन के जितने सारे पार्ट है उसमें से एक पार्ट आप मान करके चलिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th के साथ। किसके पास बेटे? 11th के पास। तो बेटा हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी NCERT बुक से, जो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम न्यू बुक। तो उसने कहा है कि f(x) = cos² x + sin x, और x की वैल्यू 0 से पाई द्वारा है, पर इसका निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। भैया फिर से मैं कहूँगा यार, टाइम ख़राब करने वाली बात है, सिर्फ आप लोगों के प्रैक्टिस का ये सवाल है। मैं 6.3 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 के जो सभी पार्ट्स थे उनको आप ध्यान से देखना। उन पार्ट्स में से ही एक क्वेश्चन आपको ऐसा नज़र आएगा, मतलब ये सेम तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेथड जो वहाँ अप्लाई किया था सेम मेथड वही अप्लाई यहाँ करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जितने भी पार्ट्स हैं उसमें जो मेथड यूज़ करा है वो यूज़ करना है, वही काम करना है। चाहे तो एक बार पढ़ के देख लो, ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस के लिहाज से इस सवाल में छोड़ रहा हूँ, है ना, आप लोग इसको कर सकते हो, ताकि भाई जल्दी जल्दी काम हो पाए
और एक जैसे समय में ख़राब नहीं करना चाहता ना, एक जैसे क्वेश्चन को दो दो बार करने से। चलिए अब हम चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12th क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। और इस तरीके के सवाल हमने पिछली एक्सरसाइज में भी एक किया था, लेकिन इसको करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के एक गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के शंकु की ऊंचाई इतनी होती है। तो देखो हमारे पास में क्या है कि ये एक गोला है और इस गोले के अंतर्गत हमें एक अधिकतम आयतन का शंकु बनाना है, और फिर उसकी ऊंचाई देखनी वो इतनी होगी। तो अभी देख लेंगे, ये हमारा कोई शंकु है, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप एक काम करें, यहाँ पर अगर इसका सेंटर मान लेते हैं, आपको पता है गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो ये स्मॉल आर आ जाएगी त्रिज्या यहाँ पर, ठीक है बेटा। और एक काम कर लो, मान लो कि इसकी त्रिज्या कुछ मान लो, इस वाले की त्रिज्या आधार की त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं कि माना शंकु के आधार की जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ बेटा स्मॉल आर ले रखी तो कैपिटल आर। और साथ ही साथ एक चीज़ और मान लो, जो इसको नामकरण अगर मैं कर लूँ, इसको मैं ए कह लूँ, इसको मैं बी कह लूँ, इसको मैं सी कह लूँ, इसको मैं बीच वाले पॉइंट को इसको ओ कह लूँ, और यहाँ पे आप कोई पॉइंट यूज़ कर लेंगे तो उसको डी कह लूँ, है ना। तो मैं ओ डी को कह रहा हूँ, इस ओ डी को, ये ओ डी जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को मैं एक्स कह दे रहा हूँ। जब इसकी ऊंचाई निकालूंगा तो एक्स प्लस आर आ जाएगी, है ना। तो ओ डी को मैं कह रहा हूँ ये एक्स है, ठीक है जी। अगर ये ओ डी एक्स है तो ध्यान से सुनना हमारे पास बेटा, इसको अगर मैं इससे मिला दूंगा, और ये भी तो हमारी आर ही रहेगी ना, ये त्रिज्या है, क्योंकि ये त्रिज्या है गोले की, तो ये भी त्रिज्या गोले की ही रहेगी, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब ध्यान से सुनो, हमें बेसिकली चाहिए क्या, हमें चाहिए अंतर्गत अधिकतम आयतन के शंकु। शंकु का आयतन जो है अधिकतम है, तो शंकु का आयतन, तो बेटा शंकु का आयतन यहाँ से हल करना शुरू किया। शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन बेसिकली वो कितना होता है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसकी हाइट हमने नहीं मानी है, तो इसकी हाइट को क्या कहते हैं आप, आर प्लस, चलो मान लो अभी इसके लिए हाइट इसकी एच मान लो आप, है ना। एक्स वह या कह लो कि ऊंचाई को हमने मान लिया इसकी एच है ना, एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच होती है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये आर जो है, ठीक है ना, आपके पास में एच जो है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी एक वेरिएबल के अंदर, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी एक वेरिएबल के अंदर। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो इसको तो आप यहीं छोड़ दो अभी। अब यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे आ जाओ आप आराम से। ये हमने क्या कह रखा, नीचे वाला हिस्सा इसका कैपिटल आर। तो अगर इस समकोण त्रिभुज की बात करूँ मैं, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, ओडीसी में, ओडीसी में अगर मैं बात करूँ तो बेटे आर स्क्वायर बराबर किसके होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, ठीक है जी। क्योंकि आर तो फिक्स है, आर तो फिक्स है, इससे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर का मान निकाल लूँगा तो वो आ जाएगा मेरे पास में स्मॉल आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको यूज ऊपर कर लेंगे। और तथा एक बात और सुनो, एच किसके बराबर है, वो स्मॉल आर प्लस एक्स के बराबर है। ये दोनों मान आप समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर तो v क्या बनेगा मेरे पास, 1/3 पाई आर की जगह आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में आर प्लस एक्स, आर प्लस एक्स। इसको अवकलित करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सरल कर लो और मल्टीप्लाई कर लो, आर की क्यूब माइनस के एक्स आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर आर, ठीक है। इसकी इसमें करी तो ये आ गया, इसकी इसमें करेंगे तो प्लस का आएगा ना, ये इसकी इसमें माइनस का आ जाएगा, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस एक्स की क्यूब आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें एक चर है केवल हमारे पास में x, बाकी सब जो है अचर है। तो यहाँ पर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे बेटा,
अवकलन। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv बटे dx निकालेंगे, पाई बटे 3 जो का तू रह जाएगा। ध्यान से देखें अंदर की तरफ ये 0 हो जाएगा क्योंकि r फिक्स है, r दिया गया है, या x का 1 हो जाएगा, केवल r स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पर 2xr हो जाएगा और यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप क्या करोगे, dv बटे dx हम लोग पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, पाई अपॉन 3 इंटू, तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, r स्क्वायर माइनस के 2rx माइनस 3r स्क्वायर। आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आप dv बटे dx को 0 कंसीडर कर लेंगे। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू पाई बटे 3 ब्रैकेट के अंदर r स्क्वायर माइनस के 2xr माइनस के 3x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0। बिल्कुल ठीक बात है। और इसको फैक्टराइज कर लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे बेटे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम लोग, ये तो 0 हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखो, यह जाएगा r स्क्वायर माइनस 2xr माइनस r किसकी 3x स्क्वायर, तो 3 के टुकड़े जोड़ने घटाने पर 2 आता है, 3 कम 3 होते हैं, तो r स्क्वायर माइनस के 3xr प्लस का xr माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके फैक्टर करे हैं मैंने, गुणन करने, यहाँ से r कॉमन निकालो तो x माइनस के 3 r माइनस के 3 r माइनस के 3 r कॉमन निकाला 3x है ना, यहाँ पे आप कॉमन निकाल लेंगे फिर से x, तो अंदर बचेगा r माइनस के 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखोगे r प्लस एक्स और r माइनस के 3x दो फैक्टर बनेंगे, या फिर देखो इसको रखेंगे r प्लस के x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू r या x की वैल्यू माइनस r आएगी जो कि वैलिड नहीं है। माइनस में तो आ ही सकती क्योंकि दूरियों की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में जो पॉइंट मिलेगा बेसिकली वो बनेगा r माइनस 3x इज इक्वल टू 0, x का मान आ जाएगा r बटे 3, r बटे 3 कितना आ जाएगा, r बटे 3। अब हम देखो उच्चतम देखने के लिए हमें ये वाला जो समीकरण एक थी, इसको दो समीकरण है ना, इसको दोबारा डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे। तो समीकरण 2 को पुनः डिफरेंशिएट करने पर, पुनः अवकलन करने पर, तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा d2v ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 जो का तू रह जाएगा। ठीक है बेटा, तो r स्क्वायर तो 0 हो जाएगा क्योंकि हम लोग x के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस का 2r बचेगा केवल, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 6x, माइनस के 6x। अब देखो उसको सही कर लो, तो d2v ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बटे 3, माइनस बाहर निकाल लो 2r माइनस प्लस 6x। अब देखो इसको चेक कर लो, d2v ओवर dx स्क्वायर को कहाँ चेक कर लेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू r बटे 3 पर। तो जब इसे लिखेंगे तो आप ध्यान से देखो, ये पूरा पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आ रहा है, 6 मल्टीप्लाई बाई पाई, बाई पाई कहाँ, r बटे, ये तो पाई था, r बटे 3, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, यहाँ ध्यान दोगे माइनस के 4 पाई r बटे 3 आ जाएगा जो कि नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि x के इस मान के लिए, ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ भैया, x इज इक्वल टू r बटे 3 के लिए v उच्चतम है, उच्चतम ही तो कह रहा है वो। तो अब हमें निकालनी h, अब हम लोग निकालेंगे h। अब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h जो होगी, h बेसिकली ये पूरी होगी, और हमने लिखा भी है h जो है वो r प्लस एक्स है, तो r प्लस एक्स, h बराबर आ जाएगा, r कितनी है, r बटा 3, तो उसको सॉल्व करेंगे 4r बटे 3 आपका आ जाएगा, जो कि वो कह रहा है कि जो ऊंचाई होगी उसकी वो 4r बटे 3 होगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 4r बटे 3। आगे कह रहा है आयतन भी निकालो, तो आयतन भी निकाल देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। तो आयतन कैसे निकलेगा भैया, आयतन v हो जाएगा 1/3 पाई r, हमने कैपिटल R स्क्वायर h है ना,
तो 1/3 आर की वैल्यू हमने निकाली है कहीं, हमें आर भी निकालना पड़ेगा ना यहाँ से, पहले आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ एक्स। कोई बात नहीं, इसको रख लेते हैं। तो पाई और आर की जगह रख देंगे हम लोग r² माइनस x² इंटू एच की जगह रख देंगे हम लोग 4r/3। इसको आप सॉल्व कर लो। 1/3 पाई है ही है, r² है ही है, x की वैल्यू फिर से रख दो, कौन सी, x की वैल्यू r/3 यानी कितना r²/9 मल्टीप्लाइड बाई 4r/3। इसको आप सॉल्व करोगे 100% आपका आंसर मिलेगा जो पीछे की तरफ उसने दिया होगा। आयतन पूछ रहा था तो आयतन भी हम लोग उसका बता देंगे। ठीक है बेटा, ओके। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और अच्छा सा बचता है इसके अंदर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए बेटा, हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन की। और 14 क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके का है जैसे हमने 12 किया था। आप कहोगे सर 13 गायब हो गया। 13 क्वेश्चन को आप हटा सकते हो क्योंकि वो रोले की थ्योरम पर, सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम जो थी मध्यमान प्रमेय पर आधारित वो सवाल है। और मध्यमान प्रमेय वाली जो 6.8 नहीं 5.8 में था, वो 5.8 जो है वो सिलेबस से हट गई है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। 13 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस के अंदर वो आपके इंक्लूड नहीं है क्योंकि उसका करने का तरीका थोड़ा सा वो मध्यमान प्रमेय, रोले की प्रमेय वाला 5.8 जो मैंने आपको समझाई थी उसके आधार पर है। तो आप सीधे चले 14 क्वेश्चन पे। कह रहे सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम 2 बार लिख दिया, इसका मतलब बहुत अधिकतम हो गया ना। अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई जो होगी वो 2r/√3 होगी। तो देखो सुनो, एक गोला बनाओ पहले तो आप, ठीक है। एक गोला बनाए, इसके अंदर हमें एक बेलन बनाना है। तो बेलन हमें बनाना है, बेलन कुछ इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। ये बेलन है, ठीक है भैया। और इस बेलन की ऊंचाई के बारे में हम कुछ कहेंगे। आपको कहा गया है कि त्रिज्या जो है, अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिलाऊं तो यहां पे कहीं इस गोले का केंद्र होगा। और बेटे इसकी जो त्रिज्या है गोले की वो फिक्स है, वो आर दे रखी है, ये भी आर होगी, इधर वाले भी आर होगी। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं बेलन के बारे में। बेलन के बारे में इसकी ऊंचाई को मैं कैपिटल H मान लेता हूं और इसके आधार की त्रिज्या को, ठीक है ना, किसको बेटा, इसके आधार की त्रिज्या को मैं x मान लेता हूं, या आधार के पूरे व्यास को ही x मान लो आप, इजी पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। इसको ही आप x कह लो पूरे को, ठीक है। तो मैं कह लेता हूं कि माना, हल करते हुए माना बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई हमने कह दी h तथा आधार का व्यास, मैं कह रहा हूं आधार का जो व्यास है, व्यास x है। मैंने पूरा कह दिया, त्रिज्या नहीं गई, इस बार x कह दिया। त्रिज्या ली जा सकती थी वैसे, त्रिज्या ही ले लो ना। x को अगर अब लेके चलें तो क्या दिक्कत है करने में, कुछ दिक्कत आएगी क्या? x क्यों लिया मैंने, पहले अपने आप से सवाल पूछ लूं। तो ले लिया तो ले लिया यार, छोड़ो, ठीक है ना। तो हमें जो बात है, गोले के अंतर्गत जो बेलन है उसका आयतन अधिकतम है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है उसको लिखो बेटा पहले। बेलन का जो आयतन V होता है वो होता है πr²h, πr²h, ठीक है जी। r जो होगी इसके आधार की त्रिज्या होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें x/2 इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा v = पाई, तो कांस्टेंट है। r कितनी होगी भैया, आधार की त्रिज्या का मतलब है x/2 का होल स्क्वायर। h कितना होगा इसका, h हमने मान रखा, लेकिन h और x दो वेरिएबल साथ साथ नहीं चल सकते ना। बिल्कुल ठीक बात है ना, दो वेरिएबल एक साथ नहीं चल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने सही किया क्योंकि मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से बैक ऑफ द माइंड चल रहा था ये, कि अगर इसको पूरे को x मानेंगे फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ h, r और x में हम रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको आप यही छोड़ दो अभी इक्वेशन नंबर 1 बना के। अब आप एक काम करो, देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, अगर मैं नामकरण कर लूँ A, B और C, है ना, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। क्योंकि अगर ये h है इधर वाला हिस्सा,
ये वाला हिस्सा एच है तो ये भी तो एच ही होगा ना। तो हमें पता है कि जो ट्राइंगल है ए बी सी में अगर हम बात करें कि 2r का होल स्क्वायर, ये क्या हुआ इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये कर्ण बनेगा और इस कर्ण की लंबाई ये व्यास है, एक त्रिज्या की r है तो r 2r हो जाएगी। तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आधार का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां से आप एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, या h का जो मान होगा वो अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर होगा। अब इसको समीकरण 1 में रख लेंगे हम, किसमें, समीकरण फर्स्ट में। तो रखेंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में पाई आर स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू एच की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर आप चाहो तो यार इस अंडर रूट को हटाना चाहो और इस सवाल को थोड़ा सा आसान करना चाहो, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर हमारा है एच, ठीक है। तो एच की जो वैल्यू है सही निकाली है हमने एच की वैल्यू, ठीक है। अगर हम लोग इस अंडर रूट से बचना चाहते हैं तो कुछ और माइंड में बात आ रही है क्या? एक काम कर लो, हर बार बेचारा बलि का बकरा एच ही बनता है, इस बार एक्स को बना दो, इस बार किसको बना दो, एक्स को बना दो, यानी कि एक्स को हटा दो यहां से, मतलब यहां से आप एक्स स्क्वायर का मान निकालो और ये आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। और आप समीकरण 1 में आ जाओ, समीकरण 1 से आ जाओ, आप देखो इजी हो जाएगा समीकरण 1 से कि v जो है वो है पाई एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू एच। तो v बराबर आ जाएगा पाई बटे 2, रख लो इसको, पाई बटे 2। चौक यार, टंकी चौक नहीं है उपलब्ध इस समय, ठीक है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मान यहां से रख लो आप, ये वाला, तो कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर, थोड़ा सा साफ करो अच्छे से इसको, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास v है वो कितना है, पाई एक्स स्क्वायर एच बटे 2 है। तो v का मान आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, यहाँ पे आ जाएगी 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और बाहर है h बटे 2, या v का मान आ जाएगा पाई बटे 2, या अलग रख लो, अंदर आ जाएगा 4r स्क्वायर h माइनस एच की क्यूब। भाई चर है h तो हम इसके सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, तो h के सापेक्ष हम लोग अवकलन करने पर तो मेरे पास आ जाएगा dv बटे dh आ जाएगा। भाई हर बार x को x में करते थे, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हमने वेरिएबल बदल दिया है, पाई बटे 2 जो का तू रह जाएगा, और अंदर की तरफ अगर आप देखोगे 4r स्क्वायर h का हो गया 1 माइनस 3h स्क्वायर, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लें और उसको पहले dv ओवर dh को हम लोग 0 रख लेते हैं। तो 0 रखने पे क्या आएगा हमारे पास में कि ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, है ना, कि 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या माइनस के 3h स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4r स्क्वायर, माइनस से माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन 3, या h का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2r अपॉन अंडरूट 3, अंडरूट लगाओगे तो देखो आपको कि सर आंसर तो आ गया, आंसर तो सही है, आ गया बेटा, आंसर तो आ गया। लेकिन मेरे भाई हमें एक चीज करनी है, अधिकतम आयतन भी तो देखना है, तो आप एक काम करो, समीकरण 1 का पुनः अवकलन कर लो, का पुनः अवकलन करने पर, तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो आ जाएगा d2v ओवर dh स्क्वायर बराबर पाई बटे 2 जो का तू है, ये 0 हो जाएगा, माइनस 6h,
अब h का मान अगर ऊपर वाला भरोगे आप, यानी कि d2v ओवर डी एच स्क्वायर का मान निकालोगे, वेयर जब h का मान हमारा 2r/√3 है तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा पाई/2 है ही है, -12 आ जाएगा इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2r/3 √3। इसको ध्यान से देखो, नेगेटिव है भैया, सॉल्व कर लो, नेगेटिव है तो मतलब h बराबर 2/r√3 पर v अधिकतम है। होगी बात खत्म, यही प्रूव करना था। अतः हमारा h जो है 2r/√3 है। उसने एक चीज और पूछी, सर आयतन बता दो। आयतन बता देते हैं, लो आयतन की क्या बात होगी। जो आयतन है हमारा v कैसे निकलेगा, v निकल जाएगा, यहां से निकाल लो आप, पाई इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू एच, और x क्या है, x ये है हमारा, तो भर लो v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर और इंटू एच। तो h का मान भर दो बस इसमें, पाई इंटू 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का मान आ जाएगा 4r स्क्वायर बटे 3 इंटू 2r/√3। तो यहाँ से जब 4 तिया 12, 12 में से 4 गया 8, तो यानी कि 8 पाई r स्क्वायर बटे 3 गुणे 2r/√3, यानी कि आ जाएगा 8 दूनी 16 पाई r क्यूब बटे 3/√3। इस तरीके से आप लोग इसका निकाल लोगे आयतन, ठीक है ना। मैक्सिमम वॉल्यूम कुछ 16 कैसे आ गए, 16 4 तिया 12 आएगा ना, 4 तिया 12 में से 4 गए 8। यहां पर हमने जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर बटे 3, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कहीं लग रही है। तो बेटे हमारे पास है, अरे यार सुनो, सॉरी चौक सारी गिर गई। यहाँ पर बटे 2 भी तो था, ये कहाँ गया, बटे 2 यहाँ भी है, तो बटे जब 2 यहाँ रहेगा तो इस 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है जी भाई। यहाँ पे बटे 2 था ना, ये वाला बटे 2, तो ये बटे 2 यहाँ गया, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में ये बटे 2 चल ही रहा है साथ साथ, ठीक है। आपके पास में फिर भी 8 आ रहा है, 4 आना चाहिए। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना। तो v निकालना है, इसका आयतन निकालते समय आयतन ये वाला फॉर्मूला लगेगा h, तो h की वैल्यू 2r/√3 और हमने रखा ये 4x स्क्वायर, h की वैल्यू रखेंगे 4r स्क्वायर बटे 3, 4 तिया 12 माइनस 4 8। एक मिनट भैया देख के बताता हूँ यार, ऐसे तो समय लग जाएगा बहुत। मिस्टेक कहाँ है बेटा कि x बटे 2 का होल स्क्वायर है। देखो यहाँ पे होता है x बटे 2 का होल स्क्वायर, तो अगर x स्क्वायर बटे हम लोग यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। देखो ना यहाँ पर x बटे 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4, तो 4 बाहर रहेगा, ठीक है ना। 4 बाहर रहेगा तो 4 यहाँ पे रहेगा, और 4 यहाँ पे रहेगा, तो इससे जब काटेंगे तो 2 यहाँ बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 2, और 2 से जब इसे काटेंगे हम लोग तो 4 ही आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई r³ ये हमारा v अधिकतम आयतन ये हो जाएगा, ठीक है बेटे, अधिकतम आयतन ये हो जाएगा। चलिए बेटे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, और एक सवाल और बचता है इसके बाद में, फिर एक्सरसाइज खत्म है। चलिए बेटा अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 15 है, लगभग मान के चलिए ये आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई h, अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई h के लंबवर्तीय शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की तिहाई होती है, ठीक है कोई बात नहीं। तो बेलन का अधिकतम आयतन ज्ञात करो। तो सबसे पहले एक देखो शंकु बना लेता हूं मैं, ठीक है बेटा, और इस शंकु का अर्धशीर्ष कोण हमें दे दिया गया है, ये वाला एंगल हमें दे दिया गया है अल्फा,
इसके अंदर अगर मैं एक बेलन बनाने की कोशिश करूं इस तरीके से, ऐसे तो बनेगा बेलन भैया, ठीक है, ऐसे ही तो बेलन बनेगा, क्योंकि ये तो आधार हो गया मेरे भाई, सॉरी, ये तो आधार हो जाएगा मेरे भाई किसका, आपके शंकु का, और ये वाला आधार हो जाएगा किसका, बेलन का। ठीक है जी। उसने कहा कि इसकी जो ऊंचाई है, ओवरऑल जो हाइट है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की, वो हाइट कही गई है h है, शंकु की ऊंचाई h है। ठीक है, आप एक काम कर लो और इसकी ऊंचाई को कुछ मान लो, है ना, आपके सामने कुछ पहले नामकरण कर लेते हैं। सपोज कर लो ये वाला पॉइंट, जरूरत पड़ेगी ये a लिख लेता हूँ मैं, इस वाले पॉइंट को मैं b कह लेता हूँ, जहाँ पर ये टकराता है इसको c कह लेते हैं, और ये वाला पॉइंट हम कह लेते हैं d है, और ये वाला जो मिड वाला पॉइंट है इसको मैं कह लेता हूँ o। ठीक है ना, इस वाले पॉइंट को, ऊपर आ जाओ, इस वाले पॉइंट को सपोज कह लो, कुछ भी कह लो, a डैश कह लो, और इस वाले को कह लो आप b डैश, और बीच वाले पॉइंट को कह लो o डैश। ठीक है, आपके सामने इस वाले एंगल को अल्फा कह लो या फिर इस वाले एंगल को अल्फा कह लो, बात एक ही है। ठीक है ना, आपके पास में दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो अब इसमें लिख लो कि माना, ध्यान से देखो कि माना जो बेलन है, बेलन की जो ऊंचाई है ओ डैश को मैं कह लेता हूं कैपिटल H है, और क्या माना जाए इसके अंदर भैया, इसकी त्रिज्या भी मानो। ठीक है ना, और आप लोग एक काम कर लें, आधार की जो त्रिज्या है, ठीक है ना, आधार की जो त्रिज्या है, ठीक है ना, विद द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर ना, इसके आधार की त्रिज्या को आप x मान लो, तो x ये भी होगी, x ये भी होगी, है ना। तो हम मान लेते हैं आधार की त्रिज्या, उसको मैं कह लेता हूं, यानी कि a डैश o डैश कह लूं मैं इसको, x कह लेता हूं। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप मेरे भाई बात सुनो, अब सीधी सी बात सुनो आप, अगर ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये वाली जो हाइट है, ये वाली, इस वाले पॉइंट को क्या कहें बेटा, इसको आप v कह लो, सपोज क्या कह लो, v कह लो। ठीक है, तो हमारे पास में सिलेंडर की जो हाइट होगी, है ना, यानी कि बेलन की हाइट होगी, देखो बेलन की जो ऊंचाई होगी उसको निकालो आप पहले, बेलन की जो ऊंचाई होगी उसको आप निकालो पहले, जो h होगी बेसिकली, हमने जो h मानी है, वो बराबर किसके होगा, वो बराबर होगा कि OV यानी कि पूरी हाइट माइनस ओ डैश वी। अब OV कितना है, स्मॉल h है, क्योंकि ये टोटल उसने h दे रखी ना ये हाइट, और इस वाली हाइट को हम लोग निकाल सकते हैं। इस वाली हाइट को हम इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये x है, और समकोण अगर हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी लगा लें, लंब पता है, आधार ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार वी ओ डैश, है ना। तो वी ओ डैश को अगर मैं निकालना चाहूंगा तो x बटे tan थीटा, tan अल्फा सॉरी, तो वी ओ डैश की वैल्यू आ जाएगी x कोट अल्फा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ओ डैश वी को लिखोगे x कोट अल्फा, ये हमारी हाइट आ गई, क्या आ गई, हमारी हाइट आ गई। ठीक है बेटा, अब आप एक काम करो, बेलन के आयतन की बात करो, जिसका अधिकतम न्यूनतम मान देखना है। बेलन का जो आयतन है वो होता है v और होता है पाई r स्क्वायर h। यहां पर r हम लेंगे x, क्योंकि हमने त्रिज्या x स्क्वायर, h लेंगे हम कैपिटल H, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा पाई x स्क्वायर, और h का जो मान है वो है h माइनस x कोट अल्फा। ठीक है जी, x माइनस h कोट अल्फा। अब यहां पर हम लोग देखो कोट अल्फा भी फिक्स है, क्योंकि अल्फा भी उसने दिया है, अल्फा को भी चेंज नहीं करना है, तो यहां पर हम लोग dv बटे dx निकालेंगे। ठीक है ना, पहले इसको थोड़ा सरल कर लो, v इज इक्वल टू आ जाएगा पाई x स्क्वायर h माइनस x की घात 3 पाई x की घात 3 कॉट अल्फा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, dv बटे dx जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा पाई h कांस्टेंट है, इसका आ जाएगा 2x, माइनस यहाँ पर पाई कोट अल्फा कांस्टेंट है, इसका आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो लिख देंगे 3x स्क्वायर पाई कोट अल्फा। ठीक है जी, अब यहां से पॉइंट निकालने के लिए हम dv बटे dx को क्या रख लेंगे बेटा, 0 रख लेंगे,
जब इसको 0 रखेंगे तो 2 पाई स्मॉल h x माइनस 3x² पाई कोट अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं x को कॉमन निकालूं, ठीक है भैया, यहाँ से अगर मैं x को कॉमन निकालूं, ठीक है, या कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसको उधर लेके जाओ। 3x² पाई कोट अल्फा इज इक्वल टू माइनस के 2 पाई hx, पाई से कट गया हमारे पास में माइनस से माइनस, और बेटे x की एक घात यहाँ से कटेगी, ध्यान से देखो। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, पाई से पाई भी कटेगा, 2, ठीक है ना, 2 तो बचा है यहाँ पे केवल 2h अपॉन 3 कोट अल्फा, 3 कोट अल्फा, 2h अपॉन 3 कोट अल्फा, और 1 अपॉन कोट अल्फा क्या कह सकते हैं, 10 कह सकते हैं। तो x की वैल्यू कह दोगे आप 2h अपॉन 3, थोड़ी सी टिक्नोमेट्री आप लगाओगे तो समझ में आएगा। 2h अपॉन 3 10 अल्फा, हमारा ये पॉइंट मिल गया है। क्या हुआ, चलिए ठीक है, तो बेटा हमारे पास ये पॉइंट आ गया है ना x। अब इसके वॉल्यूम को हम लोग देखेंगे कि ये अधिकतम है या नहीं है इस पॉइंट पर। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कहाँ बनी होगी, यहाँ पे है ना। तो समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो d2v ओवर dx² इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है तो 2 पाई h आ जाएगा, और माइनस के देखो x² का हो जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा 6x पाई कोट अल्फा। अगर आप यहाँ पे देखोगे d2v ओवर dx² की वैल्यू कहाँ पर, जब x की वैल्यू हमें कितनी पता हो कि 2h अपॉन 3 10 अल्फा हो। तो जब इसमें भरोगे आप, ठीक है जी, जब आप इसमें भरोगे ये वैल्यू, ठीक, तो देखते हैं क्या आता है यहां पर। तो 2 पाई h माइनस 6x की जगह भर देंगे हम लोग 2h अपॉन 3 10 अल्फा, साथ में हमारे पास यहाँ पे पाई था और कोट अल्फा था। देखो कोट से 10 कट जाएगा, क्योंकि 10 को लिखा जाता है 1/कोट, तो 1/कोट जैसे लिखेंगे दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6। तो कहने की बात यह है कि 2 पाई h माइनस आ जाएगा 4 पाई h, देख लो चाहे, और ये आ जाएगा माइनस के 2 पाई h जो कि नेगेटिव हो गया। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 2h अपॉन 3 10 अल्फा पर v क्या है, अधिकतम है, v क्या है, अधिकतम है। बिल्कुल ठीक बात है। अब ध्यान से सुनो, अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें एक तो प्रूफ करना था कि जो शंकु की ऊंचाई है ना, जो बेलन की ऊंचाई है, यानी कि जो बेलन की ऊंचाई हमने कैपिटल H मानी है, वो शंकु की ऊंचाई की तिहाई है, h/3 है। एक तो ये प्रूफ करना है मुझे, तो कर देते हैं। देखो ये तो हुआ पड़ा है, क्योंकि आपको पता है, सीधी सीधी बात है, h बराबर किसके होता है, चूंकि h बराबर हमने निकाला ऊपर h माइनस x कोट अल्फा, यहां पर x का मान ये भर दो आप, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा h माइनस x की जगह आ जाएगा 2h/3 10 अल्फा और कोट अल्फा। अब 10 अल्फा से 10 अल्फा ये फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको आप एलसीएम लोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 ही कम 3 में से 2 जाके आ जाएगा h/3। देखो एक बात प्रूफ कर दी हमने कि जो शंकु की, जो बेलन की ऊंचाई है वो शंकु की ऊंचाई की तिहाई है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की तिहाई है। ठीक है जी। लेकिन अब हमें एक चीज और निकालनी, आयतन। तो v निकाल दो, अब यहां निकाल देता हूं मैं आयतन, अधिकतम आयतन। आयतन का फॉर्मूला पाई x² कैपिटल H। तो v इज इक्वल टू, देखो ध्यान से सुनो, पाई जो का तू रह जाएगा, x की वैल्यू आप रख दोगे 2h/3 10 अल्फा,
2h/3 tan अल्फा, साथ में h की वैल्यू आप भरोगे, h की वैल्यू भी आपने निकाली h/3, यहाँ पे भर दोगे h/3, तो इसका तो होल स्क्वायर है ना, ठीक है। तो यह जाएगा v पाई, यह जाएगा 4h² tan स्क्वायर अल्फा इंटू h/9 तो आ जाएगा v का मान आ जाएगा 4h³ पाई, ठीक है जी। और tan³ अल्फा बटे 27, चेक कर लो, यही है आंसर, यही वो कह रहा है कि आयतन होना चाहिए यही। चलिए बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, सॉरी 16 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है। चलिए बेटा, बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट और इस चैप्टर के भी लास्ट क्वेश्चन की। बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आप पहले कर चुके इस तरीके के बहुत सवाल। क्या कह रहा है कि एक 10 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार टंकी में, है ना, एक बेलनाकार टंकी हमारे पास में है कोई, और इसकी जो त्रिज्या है r जो दिया गया है इसका, ठीक है ना, आधार की त्रिज्या दी गई है, इसका मतलब कितनी दी गई है बेटा, 10 मीटर, है ना। 10 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब प्रति आर, मतलब प्रति घंटा की दर से गेहूं भरा जाता है। ये क्या दिया है एक्चुअली, अगर हम इस बेलन का आयतन देखो, अगर हम बेलन का आयतन v मान लें, बेलन का जो आयतन है, आयतन को v मान लें, क्योंकि जितना इसमें गेहूं भरा जाएगा उतना ही आयतन होगा, मतलब बेलन के आयतन के जितना ही इसमें गेहूं भरा जा सकता है, ठीक है ना। तो वो हमारे पास में ये दिया क्या है, इसने क्या, dv/dt समय के साथ कितना चेंज आ रहा है, 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा जो हमें दिया गया है, ठीक है ना, वो कितना 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा। अब भाई साहब पूछ रहे हैं कि भरे हुए गेहूं की गहराई कितनी होगी। सपोज कर लो इसमें किसी समय जो गहराई है वो h है, गहराई कितनी है वो गेहूं की h है, कि कितना भरा गया। देखो फिर भी ये बेलन ही बनेगा आपके पास में, ठीक है ना। तो यदि गेहूं की गहराई हम लोग h मान लें, h हो, तब जो आयतन होगा हमारे पास में वो हो जाएगा πr²h, एंड पाई आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 100h, हमारे पास h है ही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 100 आपके पास में 100 पाई h, है ना, 100 पाई h ये आ जाएगा। अब अगर आप यहां से डिफ्रेंशिएट करो कि dv/dt इज इक्वल टू 100 पाई, तो कांस्टेंट है, यहाँ आ जाएगा dh/dt, और हमें यही ज्ञात करना है, ठीक है ना, कि गहराई में वृद्धि dh/dt ही निकालना है। तो dh/dt कितना आ जाएगा, आप सीधी बात है, dh/dt हमें फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा dv/dt इंटू 1/100 पाई, तो इसकी वैल्यू आपको पता है 314 है ना, बटे 100 पाई। तो बेटे पाई का मान रख दो इसमें, कितना 100 गुणे 3.14 मान होता है, दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो लग जाएगी, और 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो सीधी बात है 1 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चेंज आएगा आपके पास में, ठीक है ना। तो बेटे अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचता है, हम लोग सीधा आपसे मुलाकात होगी समाकलन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।